हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल में। और हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जो मेरा वीडियो था क्लास 10th के लिए, उसमें हमने देखा था पार्ट वन हमने देखा था। और उस पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। हमने उसमें फ्रेडरिक शुरू की स्टोरी भी समझी हुई थी। इसके अलावा आज मैं फिर से एक लंबे समय के बाद आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th की ही हिस्ट्री सब्जेक्ट में किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की कंडीशंस बनी, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म, वो हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, ये वीडियो जो वो बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश हिंदी एज वेल। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि फ्रेडरिक शुरू की एक कहानी है, और इसके बाद आपने जाना कि किस तरह से फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो आप देखिएगा, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से 19th सेंचुरी में एक बदलाव आता है पूरे यूरोप में। और उस बदलाव के बाद आप जानते हैं कि 1789 में, जैसा कि 9th क्लास में बताया हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप लोग समझते हो कि कहीं पर भी कोई भी एक रेवोल्यूशन होगा तो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं से होगा, और उसका जो इशू, उसका जो इफेक्ट है, वो भी दूसरी कंट्रीज में पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में 1789 में। लेकिन फ्रांस की जो रेवोल्यूशन था, ये स्पार्किंग करना गया कहाँ पर? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट उस समय की कंट्रीज, जिनको आप बोल सकते हो। तो वही हम आज पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे ही न्यूज फैलती है इवेंट्स की, किस चीज के इवेंट की? फ्रांस के रेवोल्यूशन की, फ्रांस की क्रांति की। तो आपने समझा था 9th क्लास की वीडियो में, देखा होगा आपने कि किस तरह से सारा का सारा बदलाव हुआ। जो रूल करता था बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स, उनको हटा दिया था वहां की जनता ने, वहां के पीजेंट ने, वहां के वर्कर्स ने, और पूरा का पूरा एक चेंज आ गया था। तो उस बेसिस पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो पूरी न्यूज फैलने के बाद फ्रांस में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज थी, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन थी, ये पूरा जो आंदोलन था, इसकी न्यूज फैल गई डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। क्योंकि आप जानते हो फ्रांस एक कंट्री है, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? पेरिस से। आपने देखा होगा 9th क्लास की बुक में, अगर आपने पढ़ा हो लास्ट ईयर, तो उसमें बताया था कि बेस्टाइल एक क्या बोलते हैं, राजा का महल था, एक प्रिजन था, वहां पर पूरी तरह से उन्होंने आग लगा दी थी। तो डिफरेंट सिटीज में जब इंफॉर्मेशन फैली कि भाई फ्रांस की शहर पेरिस में एक आंदोलन हो चुका है, तो डिफरेंट सिटीज के लोगों ने भी क्या किया? सपोर्ट किया इस पूरे के पूरे मूवमेंट। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास मीन्स व्हाट? स्टूडेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन सब ने कहीं ना कहीं क्या किया? सपोर्ट किया। क्योंकि ये सब भी राजाओं के रूल से, राजाओं के सिस्टम से तंग आ गए थे। तो उस बेसिस पर इन लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों ने अगर 9th क्लास की बुक में पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो आपको याद होगा कि उसमें बताया हुआ है जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के ठीक बाद। तो उसी बेसिस पर फ्रांस के अलावा दूसरे जो शहर थे, उन शहरों में जैकोबिन क्लब्स बना दिए गए। जैकोबिन क्लब्स क्या था, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जैकोबिन क्लब्स बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के पीपल्स का ग्रुप था, और जिसमें बेसिकली वो लोग डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते थे, एक हेड लगाते थे, जिससे ऐसा लगता था कि हाँ, देवर इंडिपेंडेंट। अब वो राजा के अंडर में नहीं है, उनके खुद के लॉज, खुद के रेवोल्यूशंस चलते थे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो जैकोबिन क्लब्स की जो एक्टिविटीज थी, जो कैंपेन्स थे, ये थे तो अच्छे, लोग अच्छे खुश हो रहे थे इस जैकोबिन क्लब्स की एक्टिविटीज के कारण। बट इसमें भी क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने अनऑथोराइज तरीके से पावर को एक्सपांड करने का सोचा, और इसी पावर को एक्सपांड करने के कारण जो प्रॉब्लम हुई, वो कहाँ हुई? पूरे फ्रांस में फिर से इमर्ज होने लगी। ओके, इनफैक्ट अगर मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में समझाऊं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 10th क्लास का अपन समझ रहे हैं, बट डिस्कस कर रहे हैं हम कहाँ का? 9th क्लास की हिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि जब तक आप 10th क्लास के नेशनलिज्म यूरोप को समझना अगर चाहते हैं, तो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि क्या ना हो जाए, आपको 9th क्लास से बेस पता ना चल जाए। तो प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं फ्रांस में, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इमर्ज होती हैं किसकी? इन जैकोबिन क्लब्स की, कि वहां की जो आर्मी होती है, उस आर्मी को तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब उसी आर्मी में से, जैसा कि आप जानते हो, आप 9th क्लास में पढ़ा, एक नई
लीडर का जन्म होता है। जन्म मतलब एक नया लीडर सामने आता है और उसका नाम था क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था उसका? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरह से नेपोलियन की एंट्री हो जाती है और 1789 के बाद मतलब 1790s के दौर में फ्रांस के साथ पूरे के पूरे यूरोप में नेपोलियन बहुत कुछ रिफॉर्म करता है, तो वो भी हम समझते हैं। देन व्हाट वुड हैपन? द फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू डिफरेंट सिटीज। सो यू नो दैट कि फ्रांस में बहुत सारी सिटीज थी, दैट वाज बेल्जियम, हॉलैंड, देयर वर स्विट्जरलैंड, इटली। सो बेसिकली ऑल दिस इवेंट्स टुक प्लेस इन द 1790s। तो ये सब हुआ। देन अब यू नो कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि द फ्रेंच आर्मी और यू नो दैट द नेपोलियन बोनापार्ट came into existence. So Napoleon introduced many reforms. What the reforms we will discuss later on. Many reforms in different cities in different countries. Let's say in Germany, let's say in Belgium, Italy, Switzerland. So Napoleon introduced some reforms. So people were very happy during the rule of Napoleon Bonaparte. But as you know, you know in 9th class आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, उसने लोकतंत्र की हत्या की, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। बट इफ वी टॉक अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड रिफॉर्म्स, अगर हम बात करें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड रिफॉर्म्स के बारे में, सो ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू रिफॉर्म्स इन द सेंस, आपको एक कोड बताते हैं, दैट वाज नेपोलियन कोड of 1804. That is very important to understand that what is the Napoleonic Code of 1804. Okay, so in 1804 this code was introduced. That's why you know Napoleonic Code of 1804. आप इस दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। The name is the Civil Code of 1804. So basically what does this mean? This means that civil code means there were some provisions for the civilians in this code. आपसे बात की नेपोलियन के कोड के बारे में 1804 में, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि नेपोलियन ने इस 1804 सिविल कोड में 1804 के सिविल कोड में क्या क्या रिफॉर्म्स किए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं देयर आर 3 रिफॉर्म्स which had been introduced by Napoleon in the civil code of 1804. तो पहला रिफॉर्म क्या है? पहला रिफॉर्म है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर प्रिविलेज को क्या कर देना? खत्म कर देना। ये नेपोलियन ने किया। क्यों किया? बिकॉज यू नो कि फ्रांस में और पूरे के पूरे यूरोप में एक सिस्टम चलता था, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, कि जो नोबिलिटी होती थी और जो क्लर्जी होती थी और ये होता था किंग। तो किंग क्या करता था? कुछ लोगों के लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस देता था। तो बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो उस टाइम पर क्या था कि जो किंग होता था वो क्या करता था? एक क्लास होती थी, उस क्लास को बोलते थे क्या हम? मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास से ही सारे के सारे टैक्सेस वगैरह फ्रांस का राजा लेता था। तो नेपोलियन जब रूल में आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले ये प्रिविलेजेस खत्म किए बर्थ के बेसिस पर। कैसे प्रिविलेज थे इनके पास कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था किसी भी तरह का। इसके अलावा इनके लिए राजा बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता था, जैसे इनके पास खुद की पुलिस हुआ करती थी। ओके, इसके अलावा आप बोल सकते हो जो सर्फडम वगैरह था, यानी कि जो एक प्रथा होती थी जिसमें पीजेंट्स लोग किसी भी लैंडलॉर्ड के काम करते थे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती थी। तो इसको ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या किया? नेपोलियन का जब रूल स्टार्ट हुआ तो आपने थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो नेपोलियन ने सबसे खास काम दूसरा किया, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी स्टैब्लिश की लॉ के समान, यानी कि एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान होंगे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा एक रिफॉर्म पूरे के पूरे फ्रांस की सोसाइटी में और बोल सकते हैं पूरे यूरोप में। फिर इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, सो सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। उसने क्या किया? उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in the French society shall have the right to their own property.
क्यों किया उसने ऐसा, प्रॉपर्टी राइट क्यों दिया? क्योंकि आप लोग जानते हैं एक टाइम ऐसा था जिसमें पूरे के पूरे फ्रांस में जो ये नोबिलिटी वाला सेक्शन होता था, जो क्लर्जी वाला सेक्शन होता था, केवल इनके ही पास ज़मीनें होती थी, इनके बड़े बड़े आलीशान मकान होते थे, और जो पीजेंट्स होते थे, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे, जो अनएम्प्लॉयड होते थे, उन लोगों के पास किसी भी तरह का, वर्कर्स के पास किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था। क्योंकि आप जानते हैं ना क्या सिस्टम था, हमने आपको बताया प्रीवियस क्लास में कि जो मोनार्कियल सिस्टम था, पूरा मोनार्की का सिस्टम मतलब टोटली राजा का रूल, तो उस केस में राजा ये सारे प्रिविलेजेस नहीं देता था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को तो खत्म किया, लेकिन फिर भी उसके जो रिफॉर्म्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, वो बहुत ही अच्छे थे। आया समझ में? देन नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड टू इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक। तो अब आप सोचिए, कोड मतलब होता है लॉ। तो जब नेपोलियन ने इतने शानदार, इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए, तो बेसिकली क्या हुआ, नेपोलियन रिफॉर्म शुरुआत की थी कहाँ से? फ्रांस से, क्योंकि वो कहाँ का आर्मी में था, कहाँ की आर्मी में था? फ्रांस की आर्मी में था, फ्रांस की आर्मी में वो था। तो उसने शुरुआत तो की फ्रांस से, लेकिन आप जानते हैं कि नेपोलियन एक इस तरह का इंसान था कि वो हमेशा ये चाहता था कि मैं क्या करूं, वो यूरोप को हमेशा जीतने की प्लानिंग कर रहा था, पूरा यूरोप मेरा हो जाए। तो उसने क्या किया, कुछ शुरुआत की। शुरुआत कैसे की कि ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ऑल दीज थिंग्स वर एक्सपोर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक, ये सब हुआ। तो उस बेसिस पर वहाँ भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो फ्यूडल्स थे, उनको समझ में आया। ओके, तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ।